वेलकम टू कुलदीप सर की फिजिक्स क्लास। आप सभी का कुलदीप सर की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल है कुलदीप सर की फिजिक्स क्लास। आज मेरा इस चैप्टर का लेक्चर 2 है। लेक्चर कौन सा है बेटा? सेकंड है। तो लेक्चर सेकंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलॉम्स लॉ के बारे में हमको पढ़ना है। किसके बारे में? कूलॉम का नियम, इंग्लिश में कहते हैं कूलम्स लॉ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ। तो आइए हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, सभी बोर्डों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफेंस, आईआईटी, नेवी, एयरफोर्स सब में बहुत ही पूछा जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए ओवरऑल तो कूलम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था। अगर आपको अच्छे से कूलम्स लॉ के बारे में समझना है तो आपको पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से कूलम्स लॉ समझ में आएगा। तो पिछले वाले वीडियो में हमने कूलम्स लॉ के बारे में बताया था। उसमें कुछ चीजें हमको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यानी समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो हमको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इसमें एक चीज और थोड़ा पहले जान लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि आपको कंजर्वेशन के बारे में पता है, इसमें चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है। ना चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि क्या करते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आवेश संरक्षण का नियम। तो आइए हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ क्या होता है। व्हाट इज कूलम्स लॉ? देखो इसमें क्या करते हैं? 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 2 पॉइंट चार्जेस। एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है? Q2 है। एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है? Q2 है। कंसीडर कर लेंगे दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल r। कंसीडर कर लेंगे दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। इस लॉ को 1785 में दिया गया था। और किसने दिया था? फ्रांस के एक साइंटिस्ट कूलम्स थे, उन्हीं ने दिया था। तो उन्होंने ये कंसीडर किया था 2 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा? स्मॉल r है। तो स्मॉल r डिस्टेंस ले लिया। उसके बाद अब ये बताइए, एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है। तो जो चार्जेस होते हैं या तो रिपेल करते हैं या तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब आप इस फिगर में आप देख के ये बताइए कि ये रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा। तो ये कहना संभव नहीं है कि ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। हम ये कह सकते हैं या तो ये रिपेल करेगा या तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कोई चार्ज इस पे भी नहीं दिया गया, इस पे भी नहीं दिया गया। तो हम कहेंगे रिपेल और अट्रैक्ट, या तो आकर्षित करेगा या तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है। अब हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो की लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे 2 पॉइंट चार्ज दिया गया, तो ये तो या तो रिपेल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो जब रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा। इस फोर्स को हम लोग F लिखते हैं। F का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्जेस के लिए जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। मास के लिए जो होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। मैग्नेट के लिए जो होता है उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस नियम में बताया गया था, इस लॉ में क्या बताया गया था? कूलम्स में क्या बताया था? क्या बताया था कि जो ये फोर्स होता है ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुपाती होता है। यानी जो फोर्स होता है उसके प्रोडक्ट के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो फोर्स होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
यही फोर्स जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस रेपेल और अट्रैक्ट ईच अदर। जब रेपेल और अट्रैक्ट करेंगे तो किसके द्वारा, विथ अ फोर्स, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इस नियम के अनुसार क्या होता है, इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम में हम लोग यही जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखो जैसे दो इक्वेशन यहां पे निकले, अब दोनों इक्वेशन से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इस इक्वेशन को हम लोग राइट कर सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट डालते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट के डालते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो के की वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है 1/4πε0। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट अप कर देंगे तो आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा। यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन होगी। फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे बात आती है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हिंदी में कहते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात या वायु कह सकते हैं, एयर के लिए भी होता है। एप्सिलॉन इक्वल होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट की अब हमको यूनिट निकालना है, डायमेंशन निकालना है और वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट निकालना है, डायमेंशन निकालना है और इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखो इस फार्मूले में एक चीज और जानते हैं, जैसे F इज इक्वल टू है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या है, आर स्क्वायर। 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर दिया गया है। अगर इस फार्मूले में अब यहाँ पे बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की वैद्युशीलता या वायु की वैद्युशीलता होती है। अगर इसी को किसी मटेरियल की बात की जाए, किसी पदार्थ की बात की जाए, तो इस कंडीशन में इस फोर्स को लिखेंगे Fm, हमने लिख लिया किसी मटेरियल के लिए, तो हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन, यहाँ पे जीरो नहीं लिखेंगे, केवल एप्सिलॉन लिखेंगे, हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ये किसी मटेरियल का परमिटिविटी है, क्या है, किसी मटेरियल का परमिटिविटी है। तो Fm इज इक्वल हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर दोनों को हम लोग डिवाइड करें, इस इक्वेशन को, इसको A कंसीडर कर लो, इसको B कंसीडर कर लो। अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करें तो यहां से आ जाएगा F, क्या आएगा, F अपान Fm इज इक्वल टू, F अपान Fm इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। रीजन कैसे आएगा, 1/4π से 1/4π क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो F अपान Fm इज इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। इस एक प्रकार से कांस्टेंट होते हैं, तो इस कांस्टेंट को K लिखते हैं। इस K को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम लोग एक आगे चैप्टर दिया गया कैपेसिटर, उस चैप्टर में काफी डिस्क्राइब से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर इसमें पूछ जाएगी व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो कह सकते हो द रेशियो ऑफ एनी मटेरियल परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं इसी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, अगर इसको हम हिंदी में बताना चाहें तो कह सकते हैं किसी पदार्थ की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक
कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। अब हमको इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसकी हमको यूनिट निकालना है, डायमेंशन निकालना है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटा, जैसे कि दिया गया है, अगर हम लोग यूनिट निकाले, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब हम फार्मूला निकाल चुके हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर यहां से एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4π Q1 Q2 बाई F इंटू आर स्क्वायर। अब 1/4π एक कांस्टेंट है ना, इसकी यूनिट होती है, ना ही डायमेंशन होता है। हमने बताया है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसकी ना ही डायमेंशन होती है ना ही यूनिट होती है। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो Q1 Q2 चार्ज है, चार्ज की यूनिट इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। तो हो जाएगा कूलम का स्क्वायर अपान फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और ये डिस्टेंस है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी जो यूनिट आएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद बात किया जाए इसकी डायमेंशन की बात की जाए, किसकी डायमेंशन की? एप्सिलॉन नॉट की अगर डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन क्या होगा? कूलम चार्ज का, चार्ज की हम लोग डायमेंशन निकाले थे, होता है 80, इसका स्क्वायर करना है, न्यूटन फोर्स है, फोर्स की जो डायमेंशन होती है mLT की पावर -2 होता है, और डिस्टेंस है इसका हो जाएगा L स्क्वायर। अगर इसी को कैलकुलेट करके निकालें तो m ऊपर जाएगा m की पावर -1, L स्क्वायर इंटू L का मतलब L क्यूब, ऊपर जाएगा L की पावर -3, T की पावर -2 नीचे है, ऊपर जाएगा T की पावर 4 और A की पावर 2। तो एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन होती है, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं, उसकी जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशन होती है m इनवर्स L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर 2, A की पावर 2 होती है। तो ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है? डायमेंशन होता है। यूनिट क्या होती है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। आइए इसके वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो वैल्यू आइए निकालते हैं। तो आइए एप्सिलॉन 0 की हम लोग क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, दोनों आप पढ़ सकते हैं। देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैल्यू जैसे हमको पता है 1/4π एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है, फिक्स वैल्यू होती है। 1/4π एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। अगर ये वैल्यू दी गई है तो इसके प्लेस पे हम लोग न्यूमेरिकल में 9 × 10⁹ राइट कर सकते हैं। अब यहां से अगर एप्सिलॉन 0 बराबर निकालें तो जाएगा 1/4π × 9 × 10⁹, 1/4π × 9 × 10⁹। अब इसमें अगर वैल्यू पुटअप करें तो 1/4 × पाई की वैल्यू 3.14 × 9 × 10⁹। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होती है एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। ठीक है, तो आज आपको इस वीडियो में कूलम्स लॉ के बारे में बताया गया, एप्सिलॉन 0 की यूनिट बताई गई, एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन बताया गया और वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0 बताया गया। इसी के साथ में हमने आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन दे दिया कि व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके बारे में आपको बता दिया। तो आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ को 1785 में दिया गया था। किसने दिया था? फ्रांस के साइंटिस्ट थे कूलम्स ने, उन्हीं ने दिया था। इस लॉ में उन्होंने क्या बताया था? 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, 2 पॉइंट चार्ज होते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लगता है। इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। कि जो फोर्स होता है क्या करता है, जो चार्जेस होते हैं उनके प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फाइनली जो फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आता है। इसके बाद इसी फार्मूले से हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं और डायमेंशन निकाल लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा।
अगर आपको किसी भी प्रकार की टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।